हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम चेक करेंगे हमारे पास सीक्वेंशियल लॉजिक के बारे में। सीक्वेंशियल लॉजिक के बारे में जो चीज़ें हम चेक करेंगे, जो कंटेंट हम देखेंगे अपने सीक्वेंशियल लॉजिक के इस टॉपिक में, वो ये होंगे। पहले हम देखेंगे सीक्वेंशियल लॉजिक होती क्या चीज़ है, किस चीज़ को बोला जाता है सीक्वेंशियल लॉजिक। हमारे पास टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक्स क्या हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कौन कौन से सीक्वेंशियल लॉजिक्स होते हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है या जिसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, उनकी डायग्राम्स क्या है और उनकी टाइमिंग, किस तरह से टाइमिंग डायग्राम को हम चेक करते हैं। ये चीज़ हम अपने इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर या इस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के अंदर इस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के पार्ट में चेक करेंगे। स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने देखा था हमारे पास कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों के कंबाइन करके बनाए जाते हैं। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वो सर्किट या वो फॉर्म्स ऑफ सर्किट्स होते हैं जो सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं। सीक्वेंस में काम करने से मुराद ये है कि वो एक दूसरे के सीक्वेंस में, एक दूसरे के लाइन बाय लाइन, एक दूसरे के पीछे अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि ये चेक करेंगे पहले इनसे पहले कौन सी चीज़ आई थी, फिर उसी के सीक्वेंस में, उसी के सीक्वल में या उसी के बाद आने वाली काम को, या उससे पहले अगर रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं तो उससे पहले आने वाले काम को परफॉर्म कर रहे हो। सीक्वेंशियल लॉजिक और कॉम्बिनेशन लॉजिक में जो फ़र्क है वो इनके इनपुट के प्रोसेसिंग के ऊपर है। कॉम्बिनेशन लॉजिक के अंदर हम चेक कर रहे होते हैं सिर्फ हमारे प्रेजेंट इनपुट को, जबकि सीक्वेंशियल लॉजिक के अंदर हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। हम सबसे पहले इस मेमोरी के ऊपर वर्क करते हैं, इस मेमोरी को जाके चेक करते हैं। हमारा जो सीक्वेंशियल लॉजिक होता है वो इस मेमोरी के फंक्शन के बेस पे अपने इनपुट्स को प्रोसेस कर रहा होता है। वो पहले जाके चेक करता है कि आपकी मेमोरी में पिछला इनपुट क्या आया था या उसके पिछला प्रोसेस की हुई वैल्यू क्या थी, फिर वो उसी के लिहाज से अपने आने वाले दूसरे इनपुट को प्रोसेस कर रहा होता है। सीक्वेंशियल लॉजिक को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि ये एक इस तरह का सर्किट है जो डिपेंड करता है अपने करंट इनपुट को, जो भी करंट वैल्यू प्रोवाइड की गई है, और जो पास्ट वैल्यू थी या पास्ट का जो आउटपुट था उसको। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें, मेमोरी की जैसे हमने बात की, ये ऊपर का हिस्सा अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके पास ऊपर का हिस्सा प्रॉपर वही है जो आपके पास कॉम्बिनेशन लॉजिक के अंदर होता है, ये रहा। बाकी का जो हिस्सा है वो आपके पास जो हमने ऐड करा है वो है मेमोरी का, और इस मेमोरी को ऐड करने की वजह से ये पूरा सर्किट जो हमारे पास कहला रहा है, ये कहला रहा है हमारे पास सीक्वेंशियल लॉजिक। वर्किंग इस तरह से होती है, हमने इनपुट दिया, कॉम्बिनेशन लॉजिक के अंदर क्या था, आउटपुट निकल जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वही जो आउटपुट निकल रहा है उसको मेमोरी में भेज के वापस इनपुट की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है। ये तो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है। अगर हम इस चीज़ को सर्किट डायग्राम के अंदर देखें तो ये इस तरह से नीचे हमारे पास एक एस आर लॉजिक बना हुआ है। हम अभी आगे जाके देखेंगे हमारे पास एस आर लॉजिक होती है। हमने इनपुट्स दिया। अब जैसे अगर मैं ऊपर वाले इस गेट की बात करूं, सिर्फ ये एक नैंड गेट है, हम पहले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं कि नैंड गेट 2 इनपुट गेट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक इनपुट तो एस आ रहा है, लेकिन दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा है, दूसरा इनपुट हमारे पास आ रहा है इस आउटपुट से। सिक्वेंशियल लॉजिक वो लॉजिक होती है जिसके अंदर आप 1 और 0 दोनों प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो या इस तरह से कहें कि आप Q और Q बार दोनों ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक की बात करते हैं। हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक है। हमारे पास दो तरह के सीक्वेंशियल लॉजिक्स होते हैं, एक है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक और दूसरा है एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक के अंदर हमारे पास क्लॉक इनेबल होती है या हमारे पास क्लॉक का एक फैक्टर आ रहा होता है। जैसा हमें पता है कि जितनी भी चीज़ें सिंक्रोनस हैं, जितने भी सर्किट, जितने भी हमारे पास डिवाइसेस सिंक्रोनस होती हैं, हम उसको सिंक कर रहे होते हैं अपनी क्लॉक के साथ। कोई भी क्लॉक, अपनी क्लॉक से मुराद ये है यहाँ पे कि कोई सी भी क्लॉक जो हमने उस सर्किट के साथ अटैच की हुई है। यहाँ पे इनपुट आने के बाद प्रोसेसिंग टाइम आपका डिपेंड कर रहा होता है प्योरली ऑन दिस क्लॉक पल्स। जो भी क्लॉक पल्स प्रोवाइड की जाती है उसी के बेसिस पे हम अपना फंक्शन या ये सर्किट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है।
ये अपना आउटपुट उसी वक्त चेंज करता है जब इसके पास कोई दूसरी क्लॉक पल्स आती है, या ये कहें कि ये अपना प्रोसेस उस वक्त तक जारी रखता है जब तक कि वो गिवन या जिस टाइम पे आपका इनपुट आया है उस टाइम की क्लॉक पल्स चल रही हो। ये क्लॉक पल्स डिपेंड करता है इंटरनली भी और एक्सटर्नली दोनों तरीक़ों से प्रोवाइड की जा सकती है हमारे इस सिक्वेंशियल सर्किट को। एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक्स वो लॉजिक्स हैं या वो सर्किट्स हैं जिनके अंदर हमारे पास क्लॉक पल्स नहीं होती। ये बनिस्बत सिक्वेंशियल लॉजिक के ज़्यादा इजी होते हैं, ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि इनको उस टाइम पीरियड, उस क्लॉक के उस टाइम पीरियड को पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। इनका काम क्या होता है, बस जैसे ही इनपुट चेंज हुआ हम फ़ौरन से हमारा आउटपुट चेंज हो जाए। अब आउटपुट चेंज हो जाए डिपेंड करता है कि आपने बीच में प्रोसेस क्या लगाया है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप लगाया है, कौन से गेट्स यूज़ करे हैं। उस गेट को, उस लॉजिक को, उस फ्लिप फ्लॉप को देखते हुए ये फ़ौरन से अपना आउटपुट जनरेट कर देता है। हमने ए, यहाँ पे जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं, हमने ए प्रोवाइड करा, वो चेक करेगा कि आपकी मेमोरी में क्या था वाई, और फिर वही चीज़ आपके पास फ़ौरन से जेड में आउटपुट जनरेट कर देगा। जैसे जैसे आप अपना आउटपुट चेंज करते, इनपुट चेंज करते जाएंगे, आपका आउटपुट वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। जब हम बात करते हैं कि हमारा आउटपुट चेंज हो जाए या हमारा आउटपुट किसी टाइमिंग डायग्राम के ऊपर, किसी क्लॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो हमें बात करनी चाहिए, हम बात कर रहे होते हैं अपनी ट्रिगरिंग की। ट्रिगरिंग किसी भी सर्किट को एक्टिव करने के लिए, किसी भी सर्किट का प्रोसेस शो करने के लिए या नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी सर्किट को एक्टिव करना, अलाइव करना, एक्टिव करना। सही है, यहाँ पे जैसे हमारे पास पहली लाइन में लिखा हुआ है, ट्रिगरिंग मीन्स मेकिंग अ सर्किट एक्टिव। किसी भी सर्किट को एक्टिव करने के लिए हमारे पास ये ट्रिगरिंग यूज़ होती है। यहाँ पे हमारे पास जब हम फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो दो तरह की हमारे पास ट्रिगरिंग आती है। एक आती है लेवल और दूसरी है हमारे पास एज। जब हम लेवल की बात करते हैं तो हम अपना पूरा हाई और लो लेवल चेक कर रहे होते हैं। हाई और लो लेवल के से मुराद यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे एरो में हाई लेवल ट्रिगरिंग शो की हुई है, ये हाई लेवल है। लो लेवल के अंदर आप इस जीरो लाइन को चेक कर रहे होते हैं। ट्रिगरिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे ही ये हाई लेवल आएगा आपका फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, या आपने जो भी प्रोसेस के अंदर चीज़ गिवन है वो उसका आउटपुट रिजल्ट जनरेट कर दिया जाएगा। एज ट्रिगरिंग के अंदर क्या होता है, एज ट्रिगरिंग के अंदर हम एज को देख रहे होते हैं, पॉजिटिव एज या दूसरा वाला जो है हमारे पास नेगेटिव एज। जब जब पॉजिटिव एज आएगा या जब जब नेगेटिव एज आएगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास दूसरी कोई क्लॉक, लेट्स अगर क्लॉक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी कोई दूसरी क्लॉक पल्स यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब जब तक कि दूसरी एज नहीं आ जाता वो वाला, या इस तरह से कहें कि जब तक कि दूसरा लेवल नहीं आ जाता वो वाला, हमारा फंक्शन वही चलता रहेगा। लेवल ट्रिगरिंग मोस्टली एसिंक्रोनस में जो यूज़ हो रही थी, जिसमें हम वंस और ज़ीरोज़ को एज अ लेवल ट्रीट करते हुए चल रहे होते हैं, जबकि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हमारे पास मोस्टली क्लॉक के अंदर, खैर यूज़ तो दोनों में कर सकते हैं लेकिन मोस्टली क्लॉक के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके हम कहते हैं कि भाई जब तक पॉजिटिव एज नहीं आएगा हमारे पास वही आउटपुट चलता रहेगा। ये एज डिपेंड कर रहा होता है हमारे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ये जो पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज हम यहाँ देख रहे हैं, इसको और दूसरे नामों से भी जाना जाता है। सनराइज़ और सनफॉल भी बोला जाता है, फर्स्ट एज और सेकंड एज भी बोला जाता है, वन और ज़ीरो एज भी बोला जाता है, राइजिंग और फॉलिंग, सनराइज, सनफॉल, इस तरह से बहुत सारे इसके डिफरेंट नेम्स आते हैं। फिर इस ट्रिगरिंग के बाद हम बात करते हैं अपने फ्लिप फ्लॉप की। फ्लिप फ्लॉप असल में है क्या? फ्लिप फ्लॉप एक ऐसी डिवाइस है जो कि काम कर रही है, जो कि टू इनपुट्स को लेते हुए आपके कोई से भी टू आउटपुट जनरेट कर रही होती है। टू इनपुट को लेते हुए जो टू आउटपुट हम जनरेट कर रहे हैं, ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। कुछ कुछ कंडीशन में ये सेम भी हो रहे होते हैं। वैसे मोस्टली अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर हमारे पास एक दूसरे के नॉट गेट होते हैं। इसी वजह से हम जब भी इसका आउटपुट लिख रहे होते हैं तो हम इसके अंदर लिखते हैं क्यू और क्यू बार, जबकि इससे पहले जो दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे एस बार, आर बार, एस, आर, डी, टी और डिफरेंट जो नाम आ रहे हैं, ये डिफरेंट नाम जो हैं हम किसी न किसी वेरिएबल को या कहें कि किसी न किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ये आपके पास बाई स्टेबल होते हैं। बाई स्टेबल से मुराद ये है कि ये एक ही टाइम के ऊपर आपको दोनों स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है और दूसरा आउटपुट आपके पास उसी टाइम पे ज़ीरो को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया जाता है आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, आपकी किसी भी चीज़ को स्टेबल स्टेट को शो करने के लिए, और इस तरह के दूसरे जो सिग्नल्स आप कर रहे होते हैं, जैसे रजिस्टर्स के अंदर आपको कोई चीज़ सेव वगैरह करनी है तो वो भी आप इसी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू डिज़ाइन कर रहे होते हो। टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी आती हैं, कुछ चीज़ें आपके पास लेचिस के नाम से भी आती हैं। अभी लेट से हम सबको फ्लिप फ्लॉप के नाम से लेके अगर चलते हैं, टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास आता है एस आर। एस आर के अंदर दो चीज़ें हमारे पास, एक है नैंड और एक है आपके पास नॉर। फिर आता है आपके पास डी, जे के, टी और मास्टर स्लेव। जब हम बात करते हैं अपने सिक्वेंशियल सर्किट को बनाने की, जैसे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर देख चुके हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके थे, वैसे ही सिक्वेंशियल सर्किट को रिप्रेजेंट करने के भी तरीके हैं डिफरेंट। सबसे पहला तरीका है सिंबल का, सर्किट का, या जैसे हमारे पास फ्लिप फ्लॉप डायग्राम वहाँ पे सिंबल्स होते थे, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास इन सिक्वेंशियल लॉजिक्स के भी सर्किट डायग्राम्स होते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल। जब हम कॉम्बिनेशन लॉजिक की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं, या हम बोलते हैं कि हम ट्रुथ टेबल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। वहाँ पे ट्रुथ टेबल इसलिए बोला जाता है कि जो भी इनपुट आता है हम उसी को प्रोसेस करके आउटपुट निकाल देते हैं, तो ट्रुथ वैल्यू दे रहा होता है एट दैट पॉइंट। उसके अंदर कोई चेंजेस किसी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा रहा होता। यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल इसलिए बोल रहे हैं कि इस टेबल को हम डिपेंड ऑन द कैरेक्टर ऑफ दैट सर्किट डिज़ाइन करते हैं। हम देखते हैं कि उस सिक्वेंशियल लॉजिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो भी उसकी खासियत होती है अपने सिग्नल को प्रोसेस करने की, हम उसी हिसाब से उसके टेबल को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे चेक किया जा रहा होता है उसकी मेमोरी, तो हम यहाँ पे मेमोरी को देखते हुए उसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल को डिज़ाइन करते हैं। फिर आपके पास आता है टाइमिंग डायग्राम। सिक्वेंशियल लॉजिक मोस्टली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जब आप फीडबैक वगैरह के ऊपर काम कर रहे हो। लेट से कि आपने कोई एक सर्किट बनाया है और आपने अपना जो आउटपुट है उसको फिक्स रखना है कि भाई मुझे लेट से कि 5 वोल्ट या 10 वोल्ट ही प्रोवाइड करना है अपने सर्किट को। तो जो आप एक मेमोरी, एक फीडबैक, एक एरर वापस प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने इनपुट को, वो आपके पास एक सिक्वेंशियल लॉजिक की एग्जाम्पल के अंदर आ सकती है चीज़, जहाँ पे ये बताया जा रहा होता है कि आपने इतनी चीज़ कम या इतना आउटपुट आपका कम प्रोवाइड हो रहा है, तो फिर आपका इनपुट उसी हिसाब से और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेट्स से कि मुझे 10 वोल्ट चाहिए आउटपुट पे, मैं इनपुट में 11 वोल्ट देता हूँ, लेकिन प्रोसेसिंग में 3 वोल्ट यूज़ हो जाता है। अब जब आपके पास आउटपुट निकल कर आता है तो आपके पास आउटपुट आ रहा होता है 8 वोल्ट, लेकिन मुझे तो 10 वोल्ट चाहिए। तो आप एक मेमोरी के अंदर या आप एक फीडबैक के अंदर वापस प्रोवाइड करते हैं कि -3 और चाहिए। वो -3 फिर आप उसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करके या आप उसका नॉट निकाल के हम ऐड कर देते हैं अपने इनपुट में। अब जो हम पहले 11 वोल्ट दे रहे थे, अब हम 14 वोल्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, या अब हम 13 वोल्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, जो कि -3 होने के बाद हमारे पास 10 वोल्ट बन रहा होगा। हम बात करते हैं अपनी इन टाइप्स की। सबसे पहले हमारे पास आता है एस आर नैंड गेट। एस आर नैंड गेट के अंदर एस आर नैंड गेट के अंदर हम नैंड गेट का यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको नैंड गेट बोल रहे होते हैं। ऐसा नैंड गेट को हम नैंड गेट इसलिए बोलते हैं या ऐसा नैंड इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर नैंड गेट का यूज़ किया होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों नैंड गेट हैं। हमने क्या करा, एस यहाँ पे शो करता है सेट को। इसका फंक्शन होता है किसी भी चीज़ को ऑन करना या वन करना। आर शो कर रहा होता है आपके रीसेट को। रीसेट का फंक्शन यहाँ पे या कहेंगे वैसे जो है वो है आपके किसी भी फंक्शन को या किसी भी सर्किट को, जो भी आपका इनपुट आ रहा है उसको ज़ीरो करना या उसको ऑफ कर देना। नैंड गेट को हम देखते हैं। नैंड गेट के अंदर होता क्या है,
नैंड गेट के अंदर अब जैसे हमारे पास दो इनपुट हैं एस और आर, तो हम यहाँ पे अपना ट्रुथ टेबल देख रहे हैं जो यहाँ स्क्वायर बॉक्स के अंदर गिवन है। एस और आर हमारे पास इनपुट है और ये मेरे पास आउटपुट जो इस लाइन के अगेंस्ट में इस लाइन के बाद लिखा हुआ है। दो इनपुट हैं तो यकीनन 2 की पावर n के लिहाज से हम चेक करेंगे 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 2 0 या 2 0 2 1, वो आपकी मर्जी है, आप किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं। अब अगर मैं इसके लिहाज से बात करता हूँ तो इसकी करेक्टरिस्टिक है क्या। नैंड गेट की करेक्टरिस्टिक ये है कि जब भी इनपुट के अंदर दोनों चीज़ें 1 हो जाएं, जब भी इनपुट में दोनों चीज़ें 1 हो जाएं, सेट बी और रीसेट बी, ऐसी सिचुएशन हमारे पास आउटपुट नो चेंज होता है। ये इसको अदर वर्ड के अंदर हम बोलते हैं मेमोरी, MEMORY, इसको हम बोलते हैं मेमोरी। जैसे यहाँ पे हम लिखा हुआ है कैन बी यूज फॉर डेटा स्टोरेज। ऐसी स्टेट जब आपके पास सेट और रीसेट दोनों 1 हो तो हम चेक करते हैं कि हमारी मेमोरी के अंदर पहले क्या स्टेट थी। अगर पहले ऑन था तो अभी भी हमारा सर्किट ऑन रहेगा, अगर पहले हमारे पास ऑफ था तो अभी भी हमारा सर्किट ऑफ ही रहेगा। इसके अंदर हम चेक कर रहे होते हैं मेमोरी। फिर दूसरा आपके पास जो आती है वो आता है जब आपके पास सेट 0 हो और रीसेट 1 हो जाए। जब आपके पास सेट 0 हो और रीसेट 1 हो जाए, ऐसी सिचुएशन में हम Q को 1 कर देते हैं और Q बार, जाहिर बात है अगर Q हमारे पास 1 है और इसका मैं नॉट निकालूंगा तो Q बार ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे एक ही इनपुट लिखा हुआ है Q या Q बार, दोनों इनपुट एक साथ नहीं लिखे हुए, अज्यूम किया जाता है, या अज्यूम नहीं, हमारे पास कहेंगे कुछ वैल्यूज़ डिफाइंड है कि अगर Q 1 है तो Q बार यकीनन 0 होगा। वैसे ही इसको अगर हम अपोजिट कर लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, 1 0, अब सेट को हमने 1 कर दिया और रीसेट को 0 करा है। ऐसी सिचुएशन में Q हमारे पास 0 है तो यकीनन इसका नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा 1, इसका नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अब अगर आपके पास दोनों स्टेट 0 है तो इस स्टेट को हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, या ऐसी स्टेट्स को हम यूज़ नहीं करते, या इस तरह से कहें कि ऐसी स्टेट को हम क्रॉस कर देते हैं। ओके वैसे ही जब एस आर नॉर गेट की बात करते हैं, एस आर नॉर गेट और नैंड गेट के अंदर से फ़र्क क्या है, मोस्टली वो फ़र्क है आपके इस गेट का। वहाँ पे हम नैंड गेट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम नॉर गेट यूज़ करेंगे। वैसे ही हमारे ट्रुथ टेबल के अंदर भी थोड़ा सा फ़र्क है। जो ट्रुथ टेबल ये है, अगर याद करने का आसान तरीका समझें तो यही ट्रुथ टेबल अगर आप रिवर्स फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो सेम यही चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे नो चेंज का मतलब होता है कि अगर पहले 0 था तो 0, 1 था तो 1, जो भी मेमोरी में चीज़ है वही आ जाएगी। वैसे यहाँ पे देखें, पहले यहाँ 1 1 पे नो चेंज था, यहाँ पे 0 0 पे नो चेंज है। ये 1 और 0 जो है ये शो कर रहा है कि आप मेमोरी को फॉलो कर रहे हैं। अगर 1 था पहले तो 1 ही करेंगे, 0 था तो 0, और उसी के अगेंस्ट में आपका उसका नॉट या Q बार जैसा होता है। 0 1 पे Q 0 और Q बार 1, 1 0 पे Q 1 और Q बार 0, 1 1 पे दोनों चीज़ें आपके पास 0 होंगी या इनवैलिड होंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ 0 नहीं हो सकती। फिर इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा गेट, डी गेट। डी गेट है तो ऑलमोस्ट वही गेट, बस इसके अंदर फ़र्क क्या है या इसको दूसरे गेट से हमने अलग किस तरह से किया है। हमने क्या करा है, नैंड गेट के पीछे एक और नैंड गेट और उसकी हमने जो इनपुट है उसको मर्ज किया हुआ है सिर्फ। अगर आप यहाँ देखें तो ये पूरा एस आर लैच ही है या एस आर फ्लिप फ्लॉप ही आगे लगा हुआ है। सिर्फ जो यहाँ पे हमने एस और आर देना था, यहाँ एस और आर के हमने क्या करा है, पीछे से नैंड गेट लगा दिए हैं या एंड गेट लगा दिए हैं। एंड गेट के अंदर अब इसके अंदर हमने क्योंकि क्लॉक लेकर आए हैं, इसको हमने सिंक्रोनाइज बनाने की कोशिश की है, तो हमने हमें पता है एंड गेट 2 इनपुट है तो हमने इसके एक इनपुट के ऊपर क्लॉक लगा दी है, और दूसरे इनपुट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए है तो एक ही, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या यूज़ करा है, नॉट गेट। अगर हम 1 देते हैं तो ऊपर तो 1 जा रहा है लेकिन नीचे यहाँ इस नॉट गेट की वजह से ऑटोमेटिक 0 आ रहा होगा। तो अब इस हिसाब से हमारे पास 2 इनपुट जो बनते हैं डी गेट के अंदर, वो ये ट्रुथ टेबल में हमारे पास शो है। एक तो हमारे पास क्लॉक और एक हमारे पास डी। जब भी क्लॉक 0 है, x का मतलब डोंट केयर, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास क्लॉक 0 है, जैसे हमने बताया क्लॉक के ऊपर काम होता है, क्लॉक नहीं है तो इसका मतलब कि वही लास्ट स्टेट चलती रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डी ऑन है या डी ऑफ है। अगर क्लॉक 1 हो गई
तो फिर जो भी डी की वैल्यू है वही एज इट इज़ आगे कॉपी हो जाएगी। हमें सिर्फ देखना क्या है कि क्लॉक ऑन है या नहीं फर्स्ट। अगर क्लॉक ऑन ऑफ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डी क्या है, जो आपकी पुरानी स्टेट चल रही थी वही चलती रहेगी। ऑन है ऑन ही रहेगा, ऑफ है ऑफ ही रहेगा। अगर क्लॉक वन हो गई, क्लॉक ऑन हो गई, तो फिर आप अपने इस इनपुट को फॉलो करोगे जो आप इनपुट न्यू प्रोवाइड कर रहे होगे उसको। डी के बाद हमारे पास आता है जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप भी ऑलमोस्ट आपके पास वैसे ही जैसे एस आर है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे फ़र्क क्या है, हमने अपनी वैल्यू को जो वहाँ पे हम डी को दे रहे थे या जो हम अपने इनपुट्स दे रहे थे, हम वहाँ पे क्लॉक दे रहे थे। अब हमने क्लॉक यहाँ पे अलग से दी हुई है और हमने जो क्यू और क्यू बार है इसको उठा के हम आउटपुट में ले आए हैं, इनपुट में ले आए। अब ये क्यू और क्यू बार एक तो यहाँ पे एस और आर के साथ शो यूज़ हो रहा है, इसके अलावा ये क्यू और क्यू बार जो है वो अलग से इस जे और के में भी यूज़ हो रहा है। मतलब जो आपने आउटपुट निकाला है वो दो डिफरेंट जगहों पे इनपुट के अंदर यूज़ हो रहा होगा। इसके अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल के अंदर जब ये क्लॉक, इस एरो का मतलब है जो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है ऑन। जब जब क्लॉक ऑन होगी इसका मतलब ये है कि आपका जे के फ्लिप फ्लॉप चलेगा। जब जब क्लॉक ऑफ होगी हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप ज़ीरो रहेगा या जो पुरानी स्टेट थी वही रहेगी। ओके, अब हम इसको देखते हैं। लेट्स से हमारे पास क्लॉक ऑन है हर कंडीशन में, जे के अंदर 0 0 आएगा तो क्यू नॉट और क्यू नॉट बार, क्यू नॉट से मुराद जो पहले, क्यू नॉट से मुराद है जो पहले थी। यहाँ पे देखेंगे क्यू कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्यू वन है। नॉट का मतलब जो पुरानी स्टेट थी, जो मेमोरी थी। तो हम क्या करेंगे, जो भी क्यू की मेमोरी थी वही यहाँ पे कॉपी कर देंगे, क्यू बार की मेमोरी थी वो यहाँ पर कॉपी कर देंगे। वैसे अगर हम इसको 0 1 करते हैं, के को 1 कर देते हैं तो क्यू बार 1 हो जाएगा, क्यू 0 हो जाएगा। जे को 1 करते हैं तो क्यू 1 हो जाएगा और क्यू बार 0। 1 1 करते हैं, वहाँ पे हमारे पास 1 1 नॉट असाइन था या हम कहें कि नॉट यूज था। यहाँ पे हम टोगल करते हैं। टोगल का मतलब है इन्वर्ट करना, चेंज करना। वैल्यू 1 थी तो 0 कर देंगे, 0 थी तो 1 कर देंगे, दोनों क्यू में भी और क्यू बार के अंदर भी हम यही काम यूज़ कर रहे होंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है टी। टी हमारे पास ऑलमोस्ट वही है जो हमारे पास डी का होता है, बस फ़र्क क्या है, हम डी को यूज़ कर रहे थे नैंड और नॉर से, या इस तरह से कहेंगे एस आर के थ्रू। यहाँ पे जो हम टी यूज़ करेंगे वो हम यूज़ कर रहे होंगे जे के थ्रू। हम हमारे इस टी के अंदर जो है वो जे के यूज़ हो रहा है। हम पीछे जाके देखें तो डी के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा था एस आर, यहाँ पे डी के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा है क्या, जे के। हम टी फ्लिप फ्लॉप को देख रहे हैं। टी फ्लिप फ्लॉप हमारे पास वर्किंग कर रहा होता है। इसका हाफ काम जो है वो आपके पास जेके के ऊपर, जेके की वर्किंग के ऊपर होता है। जैसे आप यहाँ इसका हाफ काम देख सकते हैं, सॉरी ये जो इसका हाफ काम है। बस पीछे हमने क्या काम किया होता है वही टी वाला हमने क्या किया होता है, एक यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड किया होता है, दूसरा सिग्नल हमने नीचे प्रोवाइड किया होता है विद नॉट गेट। अगर हम इसके ट्रुथ टेबल को देखेंगे तो ट्रुथ टेबल के अंदर क्या है, हमारे पास टी और क्यू बार प्रोवाइड है। टी 0 है तो क्यू जो है हमारे पास, ये क्यू बार जो है वो क्यू हो जाएगा। टी 1 है तो ये चीज़ क्यू बार हो जाएगी। जे के का ही पार्ट है, वो जे के पार्ट के अंदर जो बीच वाला हिस्सा है हमने इसको ख़त्म कर दिया, हमने इन दो बीच वाले हिस्सों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। फिर जेके के बाद हमारे पास बारी आती है मास्टर एंड स्लेव की। मास्टर एंड स्लेव वर्किंग कर रहा होता है, या कहें कि मास्टर और स्लेव जो है ये दो लैचेस के ऊपर काम कर रहा होता है। दो जे के फ्लिप फ्लॉप्स को हमने आपस में जोड़ा हुआ होता है और इनको ज्वाइन करने के लिए हमने यूज़ किया होता है नॉट गेट। हम क्या करते हैं, हमने काम वही करा होता है, हम एक से सेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक से रीसेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एक पिन हम क्लॉक पे देते हैं। हमारा जो मेन डिफरेंस आता है वो इस क्लॉक के ऊपर आता है। हमने क्या करा होता है, क्लॉक के अंदर एक क्लॉक हमने फर्स्ट को दी होती है जो कि हमारे पास मास्टर को डिफाइन कर रहा होता है, और दूसरी क्लॉक हम देते हैं स्लेव को, या जो दूसरा हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप है उसको। लेकिन इन दोनों के बीच में या इन दोनों को जो क्लॉक प्रोवाइड हो रही होती है उनको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉट गेट।
अगर आपके पास, इससे क्या होता है, अगर आपके पास मास्टर चल रहा है तो स्लेव ऑटोमेटिक ऑफ होगा, अगर स्लेव चल रहा है आपके पास तो आपके पास मास्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इस मास्टर स्लेव के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास टाइमिंग डायग्राम क्या होती है, या जो हमारे पास थर्ड पार्ट है किसी भी फ्लिप फ्लॉप को शो करने का, उसके अंदर हमारे पास वर्किंग कैसे होती है। टाइमिंग डायग्राम को समझने के लिए हम सबसे पहले कॉम्बिनेशनल की टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आप इजीली किसी भी लैच की टाइमिंग डायग्राम बना सकते हैं। लेट से हमारे पास एक नैंड गेट दिया हो, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मोस्टली हमारे पास गेट नैंड और नॉर, या कहें कि यूनिवर्सल गेट्स के ऊपर यूनिवर्सल गेट की मदद से बने हुए हैं। तो लेट से हम एक यूनिवर्सल गेट को ही देखते हैं, नैंड गेट, जो कि ये है। नैंड गेट का जो आपके पास इक्वेशन है वो है f इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय y बार, x मल्टीप्लाई बाय y बार। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा डैश लगा हुआ है, ये डैश कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। हमने नॉट गेट एंड गेट को इन्वर्ट किया हुआ है। एंड गेट के अंदर क्या होता है, सिर्फ आखिर में 1 होता है। यहाँ पे हमने ऊपर के 3 1 और आखिर को 0 किया हुआ है। हमने इनपुट के साइकिल बनाया, यहाँ पे साइकिल इस तरह से डिवाइड होता है कि एक साइकिल आया। अब क्योंकि हमारे पास क्लॉक नहीं है जिसके अगेंस्ट में हम साइकिल बनाए, तो हमने एक लेट से इनपुट के लिहाज से ही यहाँ पर हमने साइकिल बनानी है। एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास ये तीसरा साइकिल हो गया, लेट से ये चौथा साइकिल हो गया हमारे पास यहाँ पे, इस तरह से। अब हम इसको अगर देखते हैं तो हमारा जो पहला साइकिल है, हमारे पास इनपुट भी 0 और दोनों इनपुट 0 हैं। जब भी दोनों इनपुट 0 होंगे आउटपुट क्या आएगा, 1। आउटपुट 1 आ गया। दूसरी उसकी बात करते हैं, एक इनपुट 0 दूसरा इनपुट 1, आउटपुट क्या आ गया, 1। एक इनपुट 0, ये दूसरा वाले लाइन को शो कर रहा है, दूसरा इनपुट 1, आउटपुट क्या हो गया आपके पास, 1। तीसरे सर्किल की बात करते हैं, तीसरे सर्किल में एक 1 x1 है, y 0 है, आउटपुट क्या हो गया आपके पास, 1। ये तीसरे वाले को शो कर रहा है, x1 y 0 और आउटपुट हो गया 1। हमने इस आउटपुट को 1 यहाँ पर शो किया हुआ। फिर चौथा इनपुट आता है, जब दोनों 1 थे तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, 0। जब हमारे पास दोनों 1 थे तो आउटपुट हमने क्या कर दिया, 0। अब इसको हम बना कैसे रहे हैं या हम इसको लिख कैसे रहे हैं, हम वो देख लेते हैं। हमने क्या किया है, अगर हम सिंपल सी बात करें, हमने करा क्या, हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास इन दोनों के लिहाज से क्या हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। हम गए कैरेक्टरिस्टिक टेबल में या ट्रुथ टेबल के अंदर, हमने देखा आउटपुट 1 आना चाहिए। 1 शो कर रहा होता है ये ऊपर की लाइन। जब भी आप ऊपर लेके जाएंगे, जो आपके पास हाई ग्राफ आ रहा है या ये जो आपके पास पॉजिटिव लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपके पास 1 को शो कर रहा है। और ये जो नीचे आपके पास एक लेवल आपने बनाया हुआ है, ये वाला, ये आपको शो कर रहा है 0 को। तो आपने देखा कि जैसे ही आपके पास 2 0 आ रहे थे, आपका आउटपुट क्या हो गया, 1, जो कि इस फर्स्ट वाले को शो कर रहा था। अब यही चीज़ अगर हम देखते हैं अपने इसके ऊपर, क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, एक SR फ्लिप फ्लॉप है नॉर गेट का। नॉर गेट के यहाँ पे साइड में हमारे पास ट्रुथ टेबल भी बना हुआ है। ट्रुथ टेबल के अंदर हमारे पास गिवन है, अगर आपके पास दोनों चीज़ें 0 हैं तो जो भी आपके पास चीज़ थी, 0 था तो 0, 1 था तो 1, नो चेंज के साथ आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। आपके पास SR 0 हो जाए, S0 R1 हो जाए तो Q0 R1, या आप कहें कि एज इट इज़ वही चीज़ इसके अंदर कॉपी पेस्ट होगी। 1 0 था तो 1 0, 0 1 था तो 0 1, 1 1 के ऊपर बस आपने ख्याल रखना है कि आपने दोनों चीज़ों को क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब हम इसी चीज़ को देख लेते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे 0 और 1 आ गया, तो आपने यहाँ पे भी इसको 0 और 1 ही शो करना है। उस हिसाब से आपने अपनी पूरी डायग्राम बना दी। अब देखें 0 0 था या 1 1 था आपके पास, तो आपने क्या करा, उसी चीज़ को एज इट इज़ 0 0 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 0 0 कह दें या कहें कि नॉट यूज़ के अंदर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। इस टाइमिंग डायग्राम के साथ हमारे पास आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। हम बुक यूज़ कर रहे हैं डिजिटल डिज़ाइन की, मॉरिस एंड मैनो वाली। आप इस बुक का लेआउट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रेफरेंस की बुक भी, इसको रेफरेंस की बुक भी एज अ यूज़ कर सकते हैं और एज अ टेक्स्ट बुक के अंदर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।